करते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें सेशन में, सबसे पहले डेरिवेटिव्स पे आएंगे आप। अगर आपको निफ्टी एनालिसिस करनी है, सिंपली मैं डेरिवेटिव्स पे आया। अब डेरिवेटिव्स पे आने के बाद मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या ओपन होकर आ रहे हैं। अगर मैं डिटेल्ड में 1 to 1 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करूं, तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मेरे पास निफ्टी ओवर टेबल CW। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या डिटेल्स आ रही हैं। सबसे पहले मेरे पास डिटेल निकल कर आ रही है जो करंट एक्सपायरी है निफ्टी की, जो है 23 मई 2024। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें आगे क्या डेटा आ रहा है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM, जैसे कि हमने बात करी थी ऑप्शन चेन एनालिसिस की, जहां पर हमने सिंपली यही बात करी थी कि कैसे आप ऑप्शन चेन एनालाइज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप देखोगे ये ऑप्शन चेन है आपको। अब इस ऑप्शन चेन को डिटेल्ड में एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो इवन आप सिंपली कंसर्न हैंड रेज करें, Q&A बॉक्स ओपन रहेगा, पूछें। ठीक है, क्योंकि ऐसा जो सेशन है वो दोबारा नहीं मिलेंगे, बहुत कम टाइम आएगा जो इस तरीके के सेशन में आपको दूंगा। ठीक है। सिंपली लास्ट मींस यहाँ पर है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, ये कॉल साइड का डेटा, ये पुट साइड का। कितने ऐसे लोग हैं अभी भी जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है, हैंड रेज करें। जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है, हैंड रेज करिए अगर आपको ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है, जिससे कि फिर मैं डिटेल्ड में आपको बता सकूं। क्लियर। चलिए अब हम देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का एक्चुअल मीन क्या है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये ओपन इंटरेस्ट द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉरेन एसेट्स। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट ये है जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि किसके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव्स के। इट मींस लोगों ने बाय तो किया बट एंड ऑफ द टाइम सेल नहीं किया। ठीक है। इट मींस लोगों अभी भी उस पोजीशंस को कैरी करके चल रहे हैं सिंपलेस्ट वे में, यानी कि कैरी मतलब अभी भी पोजीशन रनिंग है उनके पास। तो इसका मतलब हो गया ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारी इज इक्वल टू ओपन पोजीशंस है, जो पोजीशंस अभी तक सेल आउट नहीं हुई है। अब इसमें एक टाइम कैपिंग होती है। अब वो टाइम कैपिंग क्या है, NSE के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस हो या फ्यूचर्स हो उसे आप 3 मिनट से ऊपर होल्ड करते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन बाय किया। ठीक है। और उस कॉल या पुट ऑप्शन को आप 3 मिनट के अंदर अंदर सेल आउट नहीं करते हैं, उससे ज्यादा होल्ड करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके ओपन इंटरेस्ट के अंदर कैलकुलेट होते हैं, जो कि ओपन पोजीशन में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। होप्स तो सभी को अब क्लियर हो गया होगा एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है। सेम उसी तरीके से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट है, देखिए ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये ओवरऑल होता है स्ट्रक्चर। जैसे कि 23 मई का एक्सपायरी है। अब इसमें लास्ट जो सेशन था हमारा सैटरडे, सैटरडे भी बाइंग हुई होगी, कुछ पोजीशंस ओपन होगी। फ्राइडे, उससे पहले जो थर्सडे था उस दिन भी कुछ पोजीशंस इसके अंदर क्रिएट हुई होंगी। तो इट मींस यहाँ से आपको ये क्लैरिफिकेशन मिलती है कि जो ओपन पोजीशंस हैं वो सारी चीजें आपकी आती है ओपन इंटरेस्ट के अंदर। अब वो वट चाहे वो आज की हो चाहे वो कल की हो, प्रॉपर उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। बट जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको सिर्फ सेम डे का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि आज के दिन में क्या चेंजेस आए। होप सो क्लियर। हाँ। सो होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा कि ओपन इंटरेस्ट कैसे, क्या है, क्या चीजें हैं। सेम उसी तरीके से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंगली बात करें, ये जो परसेंटेज चेंज आप देख रहे हैं, क्या है ये परसेंटेज चेंज। ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली बात करें तो सिंपली जो परसेंटेज चेंज है ये आपको वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता दिखता है कि भाई वॉल्यूम अभी कहाँ पर किस पीक पर है। ठीक है। जिसमें सिंपली आपको ये पता चलता है कि अभी इंडिविजुअल स्ट्राइक पर कहाँ पर सबसे ज्यादा बाइंग या सेलिंग हो रही है। तो इसमें सिंपली आप देखेंगे यहाँ पर ये 3 पर ही आपको देखने को मिल रहा है। क्यों ये यहाँ पे 3 पे आपको देखने को मिल रहा है और कहीं आपको ये परसेंटेज देखने को क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है। इसलिए देखने को नहीं मिल रही क्योंकि अगर आप जैसे कि अपना सेशंस देखोगे अभी, ठीक है, जो लास्ट सेशन था अभी निफ्टी का जो ओपनिंग प्राइस था, ठीक है, इसको हम यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं निफ्टी। ठीक है। निफ्टी की जो क्लोजिंग रही लास्ट सेशन की, जो 18th में सैटरडे था, ठीक है, जो DRS अभी जो जिसकी वजह से करना था हमें डिजास्टर रिकवरी साइट, आई होप से सभी को क्लियर होगा क्यों ये सेशन किया गया था। ठीक है। तो 22,502 पे क्लोजिंग रही निफ्टी की। बट अगर हम बात करें ओपनिंग की, जैसे कि ओपनिंग प्राइस क्या था, ठीक है,
ओपनिंग प्राइस था 22,415 है। सॉरी, इसमें गलत डेटा आपको विजिबल हो रहा है, इसमें फ्राइडे का डेटा देख रहा है, 1 मिनट। इसमें मार्केट का ठीक है। हाँ, आप एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो गलत दिखा रहा है अभी, ठीक है। बट अपने अपनी एक बार ट्रेडिंग एप्लीकेशन में वहां पर जाकर आप देखेंगे। सो जो कल की ओपनिंग प्राइस थी वो थी 22,512। जो सैटरडे मार्केट ओपन हुआ था वो 22,512 पर ओपन हुआ था। और जो मार्केट ने उस दिन हाई लगाया था वो लगाया था 22,520 का, ठीक है। और जो आज की रेंज थी जो मार्केट की वो 22,470 की थी। मनी कंट्रोल में जाके आप इसको एक बार करेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली क्या है, ये जो 22,512 पे क्योंकि ओपनिंग प्राइस था, तो 22,500 क्या हो गया हमारा एट द मनी हो गया, जिसके आसपास मार्केट ओपन हुआ। क्योंकि इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, इसीलिए ये जो है गया ये हो गया हमारा एट द मनी, ठीक है। अब आप परसेंटेज जो देख रहे हैं यहाँ पर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा आपको जो बाइंग या सेलिंग जो जोन देखने को मिलता है, जो वॉल्यूम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वो एट द मनी पर क्यों देखने को मिलती है और इन द मनी पे क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके जो रिस्क होते हैं, जो ट्रैप होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है, एज कंपेयर टू कहीं पर आप देखते हैं, ठीक है। तो वो सिनेरियोज रहते हैं हमारे। तो ये हमारा एट द मनी हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना था, 15,04,075। बट अगर मैं आज के दिन के ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, यानी कि सैटरडे जो क्लोजिंग था वो था 5 लाख, सॉरी, जो उस दिन ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ वो था 5,49,000। यानी कि अगर मैं इस 5,49,000 को माइनस कर देता हूँ 15 लाख से, तो ये 9 लाख अप्रोक्सीमेटली 60,000 कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बच जाएंगे। यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, जो कल के दिन में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए वो 58% कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। यहाँ पर सेम 20% एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। यहाँ पर 4% ऐड हुए कॉल साइड में। पुट साइड में 69% ऐड हुए, 36 और 26। तो मीन्स यहाँ से आपको एक वॉल्यूम मिल गई कि जो ओपन इंटरेस्ट है, उस ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ऐड हो रही है वो कहाँ पर हो रही है। तो इसको देख कर भी आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि भाई कैसे क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है एक ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले। तो यहाँ से वो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका एट द मनी, और उसी के आसपास ये जो परसेंटेज आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपको सिंपली यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वॉल्यूम सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है वो एट द मनी के पास देखने को मिलती है। अब एट द मनी होता क्या है, ठीक है, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि एट द मनी in terms of used to describe an option contract with strike price with identical to underlying market price. Simply at the money option see lot of trading activity because they are so close to becoming profitable. In short, at the money में सबसे ज्यादा चीजें क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये मार्केट के पास की स्ट्राइक्स होती हैं, ठीक है। सेम इन द मनी। अब इन द मनी क्या है, एन आइटम, सॉरी, जो आईटीएम इन द मनी ऑप्शन इन वन विद स्ट्राइक that has already been surpassed by the current stock price, ठीक है। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या आता है इन द मनी में, कि वो चीज जो ऑलरेडी सरपास हो गई, यानी कि उसके ऊपर निकल चुकी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कोई चीज 100 रुपए की है, अब वो 110 रुपए की हो गई, तो 100 रुपए क्या हो गया मेरा इन द मनी, ठीक है, out of the money. Out of the money is also known as OTM, meaning an option has intrinsic value on only extrinsic value, means इसकी खुद की कोई भी intrinsic value नहीं होती है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, नो intrinsic value। अब इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिक वैल्यू होती है। ए कॉल ऑप्शन ऑफ ओटीएम इज अंडरलाइनिंग द प्राइस ट्रेडिंग बिलो द स्ट्राइक ऑफ द call. A put option is OTM underlining the price above the put or strike. And one more thing, आप सभी को पता है एटीएम आईटीएम ओटीएम आप कैसे फाइंड करते हैं, आप सभी देख लेते हैं इजीली
या कोई ऐसा भी है अभी तो सेशन के अंदर जिसको एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी देखने में अभी भी प्रॉब्लम होती है, या उसे पता नहीं चलता है कि एट द मनी क्या, कहाँ पर कैसे पता करूं मैं, इन द मनी कैसे पता करूं? कोई भी ऐसा पर्सन हो अभी तो हैंड रेज कर सकता है, अगर है तो। ठीक है, तो देखिए सबसे सिंपल जो वे होता है अगर हम बात करें एट द मनी को फाइंड करने का या इन द मनी को फाइंड करने का, सबसे सिंपलेस्ट वे ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं, जहां पर मार्केट चल रही हो। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि अभी कल की क्लोजिंग क्या देखी हमने, 22,502। तो 22,502 के सबसे नियर बाय क्या है, 22,500। तो ये क्या हो गया हमारा एट द मनी, जहां पर मार्केट चल रही है। अब उससे ऊपर की बात करें, ठीक है, जैसे कि इस तरफ में ये हो गया आउट ऑफ द मनी और ये इन द मनी। सो इसको सिंपली अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली बात करोगे, तो जो एट द मनी है, एट द मनी पे आपको एवरेज प्रीमियम देखने को मिलते हैं ऑप्शन के। ठीक है, इन द मनी पे आपको हाई प्रीमियम देखने को मिलते हैं, और आउट ऑफ द मनी पे आपको सबसे लोवेस्ट और सबसे चीप प्रीमियम देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट वाला एरिया होता है वो ये होता है, उसके बाद ये होता है एट द मनी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे कम चांसेस होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत चीप होते हैं, और जैसा कि हमने बात करी थी, इन प्रीमियम की खुद की कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। अब इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है तो सेम ये हो गया कॉल साइड। अब पुट साइड में रिवर्स हो जाता है, क्योंकि हाई प्रीमियम आपको ऊपर देखने को मिलेंगे, इट मींस ये आपका क्या होगा, इन द मनी एट द मनी सिमिलर रहता है, आउट ऑफ द मनी जहां पे चीप प्रीमियम होंगे। सो होप से सभी को क्लियर हो गया कैसे इन द मनी, आउट द मनी और आउट जो है एट द मनी आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू पर। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है? ठीक है, तो इंट्रेंसिक वैल्यू सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो, इंट्रेंसिक वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंपनी सेपरेट हाउ द मार्केट वैल्यू इट। ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टर लुक कंपनीज विद हायर इंट्रेंसिक वैल्यू देन मार्केट वैल्यू, दे सीज दिस इज एज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इंट्रेंसिक वैल्यू का अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है कंपनी की, सेम ऑप्शन के अंदर क्या होगा, जो एक्चुअल वैल्यू होगी उस प्रीमियम की, उस स्ट्राइक की। ठीक है, सेपरेट मार्केट वैल्यू, यानी कि उसकी खुद की एक मार्केट वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू क्या है? टाइम वैल्यू इज एक्सप्लेन ऑफन एक्सप्लेन्ड एज द अमाउंट इन्वेस्टर विलिंग टू पे फॉर एन ऑप्शन अबव इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू। दिस amount reflects hope that option value increase before एक्सपायरेशन। ठीक है, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अंडरलाइंग सिक्योरिटी प्राइस। ठीक है, अब इसको सिंपली चार्ट के थ्रू समझते हैं, प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि सिंपली अब इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये हो गया, ठीक। अब इसमें क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है सिंपली ये स्पॉट माइनस स्ट्राइक। ठीक है, अब इसमें सिंपली क्या क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी, स्पॉट क्या है हमारा, स्पॉट है 22,500। अब 22,500 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज रहती है, जैसे कि अभी क्या है, ये एक्सपायरी है, 121 रुपए आपको दिख रहा है प्रीमियम। ठीक है, अब स्पॉट माइनस क्या था, स्ट्राइक हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो स्पॉट है हमारा 22,500, एंड जो स्ट्राइक की हमने बात करी थी यहाँ पर यही था। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या था, स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या निकल कर आ रहा है, 22,502। तो माइनस में यहाँ पे फिगर आ रही है, मेरे पास क्या फिगर आ रही है, 2 की फिगर आ रही है। ठीक है, यानी कि इसकी जो खुद की वैल्यू होगी, एटलीस्ट इसकी 2 रुपए की वैल्यू है। ठीक है, माइनस। अब इन द मनी पर ऐसे आप आओगे, ठीक है, 22,500 है। अब 22,500 में से इन द मनी है 22,450। ठीक है, अब इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल कर आती है 50। ठीक है, अगर आप स्पॉट माइनस स्ट्राइक कर देते हो तो अब इसमें क्या है कि आपके पास 50 रुपए बच गए। यानी कि अगर बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी अगर 22,500 पे क्लोज होता है एक्सपायरी वाले दिन भी, तो आपको ये जो प्रीमियम है ये 50 रुपए का देखने को मिलेगा। क्योंकि इन द मनी के खुद के प्रीमियम की एक वैल्यू होती है, एक एक्चुअल वर्थ होती है, जो कि आउट ऑफ द मनी की नहीं होती है। इसलिए आप देखते हो जब एक्सपायरी आती है और एक्सपायरी की नियर बाय होती है, तो जो ऊपर के जो प्रीमियम है आउट ऑफ द मनी के कॉल साइड के, वो जीरो हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन ही है कि जो टाइम होता है, टाइम वैल्यू के जब आप नियर बाय आते हो तो प्रीमियम डिके होता है। जो ऑप्शन ग्रीक्स आपको पता होंगे, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा।
तो जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली क्या रहता है, आपके जो वैल्यू है ये डिके हो जाता है प्रीमियम, तो इसकी वजह से ये जीरो होते हैं। और जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, क्योंकि इन द मनी के खुद के प्रीमियम की इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये प्रीमियम एक्सपायरी के पास भी जीरो देखने को नहीं मिलते हैं। एक्चुअल जो वैल्यू देखने को मिलेगी, जो स्पॉट है उससे माइनस कर देंगे आप स्ट्राइक को, वो प्रीमियम आपको एक्सपायरी वाले दिन देखने को मिलेगा। जैसे आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि अभी ट्यूसडे फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, या आपके लिए एक प्रैक्टिकली वर्क भी हो गया कि जब आप देखोगे फ्राइडे जब 3:30 बजे फिन निफ्टी की एक्सपायरी क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या देखना है कि फिन निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस क्या है, उसके सबसे नियर बाय वाला जो स्ट्राइक रहेगा वो आपका स्पॉट हो जाएगा। उसमें से जो नीचे का प्रीमियम है जहां पर मार्केट क्लोज हुई, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि अभी फिन निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, 21,502। सॉरी, निफ्टी दिखा रहा है मे बी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि 21,502 है, ठीक है। अब मान के चलो कि क्लोजिंग इसी के आसपास होती है फिर निफ्टी की ट्यूसडे यानी कि कल, तो आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि जो करंट प्राइस होगा जहां पे स्पॉट, जस्ट उसमें से स्ट्राइक माइनस कर दीजिएगा, आपके पास उसकी एक्चुअल वैल्यू दिख जाएगी, क्योंकि उस प्रीमियम की एक्चुअल वर्थ है, खुद की एक इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो वो आपको वहां पे जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो देखने को मिल जाएगा कल की डेट में, ठीक है। नहीं भी मिलेगा तो उसको हम एक बार प्रैक्टिकली में एक स्क्रीनशॉट रख लूंगा, ठीक है। फिर उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे, यानी कि वेडनेसडे जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, फिर निफ्टी के डेटा को मैं प्रॉपर्ली जो ऑप्शन चाहिए उसके स्क्रीन को शायद, ठीक है, क्लियर। तो आपको पता चल गया ऐसे कि भाई एट द मनी और इन द मनी आपको क्यों बाय करना होता है, अवॉइड ओटीएम क्यों करना होता है। होप से सभी को क्लियर हो गया होगा जो अभी हमने बात करी कि एट द मनी क्यों लेना है आपको या इन द मनी क्यों बाय करना होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं, बात करते हैं प्रॉपर, अगर आपको कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है या आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, कैसे क्या सपोर्ट है निफ्टी का, रेसिस्टेंस है, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, तो इसकी तो हमने बात कर ली। अब उसके अलावा ये जो दो आपको यहाँ पर नंबर्स और देखने को मिल रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है, ये क्या है, एक यहाँ पर आपको यहाँ हाईलाइट होकर दिख रहा है, एक यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है वो है 22,500 पर, जहां पर ऑलमोस्ट 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका, ये हो गया रेसिस्टेंस हो गया है, यानी कि जो निफ्टी में सबसे ज्यादा जो अभी कॉल राइटिंग हो रही है वो हो रही है 22,500 पर, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, तो सपोर्ट कहां पर है, 22,400 पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है 22,900 से लेके 22,100 के बीच में, वो है 22,400 पर। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट। अब एक्चुअल में अगर आपको कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में मान के चलिए कभी कोई ट्रेड करना है, तो कैसे आप ट्रेड करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है उसके ऊपर देख लेते हैं। तो सिंपली सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेज द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन, ठीक है। सिंपली अगर हम चार्ट के थ्रू देखें तो ये सपोर्ट की एक लाइन दी हुई है, जैसे ही कैंडल टच करती है अगेन एक बाउंस बैक, सेम सिनेरियो रिपीट, यहाँ से अगेन एक बाउंस बैक, सेम वही सिनेरियो रिपीट, बाउंस बैक। तो मीन्स मार्केट जब सपोर्ट के नियर बाय हो या कोई भी स्ट्रॉन्ग जब सपोर्ट के नियर बाय हो, तो वहां से एक रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक पॉजिटिव साइड में ट्रेड के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम इसका रिवर्स करेंगे आप रेसिस्टेंस में। अब रेसिस्टेंस में क्या है कि जब मार्केट रेसिस्टेंस के नियर बाय पहुंचता है, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और जो ड्रेस नीचे आने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सेम यही सिनेरियो रिपीट, डाउन, कंसोलिडेट, डाउन, फिर यहाँ पे कैंडल टच, डाउन। तो मीन्स ये कि क्लैरिफिकेशन हो गई कि भाई मार्केट जब सपोर्ट की तरफ हो तो वहां से एक पॉजिटिव साइड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर इसके आसपास होगी तो अपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसके आसपास होगी तो रेसिस्टेंस पे तो नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर फिर भी समझ में नहीं आता तो ये निफ्टी ओवाई चार्ट यहाँ पर हमने दिया हुआ है,
सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो पिक्टोरियल ग्राफ आ जाएगा यहाँ पर। अब ओवाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये पिक्टोरियल ग्राफ क्या है, आपको क्या कह रहा है, 22,500 पे सबसे बड़ी जो ग्रीन कैंडल है तो ये रेसिस्टेंस हो गया, 22,400 पे जो सबसे बड़ी रेड कैंडल है तो ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि कैसे क्या ट्रेड करना है, क्या सिनेरियोज है, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको पता चल गया। अब फॉर एन एग्जाम्पल अभी आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ये तो हो गई सपोर्ट रेसिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट की बात कि कैसे आप ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, बट फॉर एन एग्जाम्पल कोई एक ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करनी है। अब ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स होनी चाहिए एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, तो वहां पर आपके पास एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी होती है। वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी होती है जिसमें हम आपको 3 डेटा फ्लैश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हम देखें तो होप सो अभी तो आप, क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं है किसी भी इंडेक्स की और मार्केट भी क्लोज है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। सिर्फ एक डेटा देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, मैंने ये फिन निफ्टी का डेटा खोला है किस लिए खोला है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए खोला है कि क्या है वो 3 कंफर्मेशन। ठीक है, तो पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है, ये है वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी। इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे डिटेल्ड में। जिसमें सबसे पहली कंफर्मेशन आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा वो हमारी पहली कंफर्मेशन रहेगी। तो जिसमें सिंपली अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल की बात करें, ठीक है, वो हमें कहाँ से देखने को मिलेगा वो अभी हम बात करेंगे। फास्ट कंफर्मेशन, सेकेंड कंफर्मेशन पीसीआर पुट कॉल रेशियो। अब पुट कॉल रेशियो क्या होता है, बेसिकली पुट कॉल रेशियो जो है पीसीआर, ये आपको एक मार्केट का ट्रेंड कैप्चर करके दे देता है कि मार्केट में आपकी जो ट्रेड एग्जीक्यूशन रहेगी वो पॉजिटिव साइड रहेगी या नेगेटिव साइड रहेगी। ठीक है, ये आपको पीसीआर के थ्रू पता चलेगा। सेम उसी के अकॉर्डिंगली पुट कॉल रेशियो अब निकलता कैसे है, तो जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड के, उसको हम डिवाइड करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से। ठीक है, तब हमारा पीसीआर निकल कर आता है। इसमें सिंपली हमने दो चीज दी हुई है, अगर पीसीआर 1.25 के अबव है देन बाय कॉल ऑप्शन, अगर पीसीआर 0.80 के नीचे है देन बाय पुट ऑप्शन। क्लियर, तो यहां से आपकी ये सेकंड कंफर्मेशन रहेगी। थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल्स कौन कौन से हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर में सिर्फ दो सिग्नल्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला सिग्नल है ऑप्शन सिग्नल, दूसरा सिग्नल है वी वैप सिग्नल। अब दोनों सिग्नल का अपना अपना यूज है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सिग्नल की, तो ऑप्शन सिग्नल मुझे ऑप्शंस की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग बाय कर रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से जो वीवैप सिग्नल है वो मुझे फ्यूचर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि भाई फ्यूचर्स में क्या हो रहा है, फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है या फ्यूचर्स में सेलिंग स्टार्ट हो गई है। क्लियर, तो वहां से मुझे किसका डेटा मिल गया, वहां से मुझे फ्यूचर्स का डेटा मिल जाएगा। अब तीनों चीजें फिर मेरी एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। सबसे पहली क्या, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिस तरफ कम हो, सेकंड पीसीआर भी उसी के अकॉर्डिंगली हो, और थर्ड जो मेरा रहेगा बोथ सिग्नल यानी कि ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल एक डायरेक्शन में। अब ये तीनों चीजें मिलेंगी कहाँ, अगर मैं ऑप्शन चेन में आता हूँ तो वो मुझे मिलेगी नीचे इंट्राडे डेटा के अंदर। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ये जो टोटल आप देख रहे हैं, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप इंट्राडे डेटा में कॉल और पुट देख रहे हैं, कॉल साइड का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पुट साइड का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ठीक है, तो ये रहेगा आपका कॉल साइड का, ये रहेगा आपका पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल। तो इसमें आपको सिंपली क्या देखना है कि जिस भी तरफ डेटा कम रहेगा उस तरफ आपकी पहली कंफर्मेशन हो गई। फॉर एन एग्जांपल जैसे अभी के अकॉर्डिंगली बात करें तो कॉल साइड में है 20 लैक्स और पुट साइड में है 17 लैक्स, तो पहली कंफर्मेशन मेरी किस तरफ हो गई, पुट साइड हो गई, क्योंकि पुट तरफ के डेटा कम है। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, पीसीआर क्या है 1.25 के अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, और 0.80 के नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। क्लियर, तो यहाँ पर जैसा कि अभी हम देखेंगे तो जो डेटा है डेटा के अकॉर्डिंगली क्या ट्रेड बन रही है, अभी कोई ट्रेड नहीं बन रही। क्यों, क्योंकि 0.84 के ऊपर है, अभी 0.80 के नीचे नहीं है, ना ही 1.25 के अबव है। यानी कि एक ये जो 80 से ऊपर वाली रेंज और 1.25 के नीचे वाली रेंज है, ये एक साइडवेज रेंज होती है। तो इस रेंज को हम हमेशा अवॉइड करते हैं बीइंग ऑप्शन बायर। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट एक रिवर्सल प्लान कर रहा होता है, रिवर्सल आया नहीं होता है, तो हम वेट करते हैं एक प्रॉपर ब्रेकआउट का। जब मार्केट में ब्रेकआउट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारी एंट्री प्लान करेंगे। तो सेकंड कंफर्मेशन यहाँ से मिलेगा,
थर्ड कंफर्मेशन, ये जो सिग्नल्स आप देख रहे हैं, जस्ट एक पीसीआर के बगल में आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन सिग्नल, एंड द लास्ट में आपको वी वैप सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो दोनों सिग्नल अगर बाय हो तो बाय, और दोनों सिग्नल सेल हो तो सोल। ऐसा ना हो एक सिग्नल बाय हो, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और एक सिग्नल सेल हो। तो इस टाइम पे अवॉइड करना है जब ये तीनों सिग्नल्स एक ही डायरेक्शन में हो। कौन कौन से? सबसे पहला कॉल और पुट में से, जिस सिर्फ डेटा का, सेकंड पीसीआर, एंड द थर्ड वन बोथ सिग्नल। तब आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि अब आपको एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करना है। देन वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज आएगा वो आएगा प्राइस और वी वैप का। फिर उसके अकॉर्डिंग हम हमारी एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। बट अभी आपको डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि आज मार्केट क्लोज है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वो एंट्री नहीं बता सकता कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है, कैसे देखनी है। तो ओवरऑल अगर हम इंडेक्स एनालिसिस की बात करें तो जस्ट इतना सही है। इंडेक्स एनालिसिस, ठीक है, सिंपली क्या क्या चीजें देखनी है एक ट्रेड लेने से पहले। इवन अगर आपको इसमें भी ट्रेड लेनी है कि कौन सा कॉल ऑप्शन लेना है, ये तो पता चल गया कि आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन लेना है यहाँ से। तो वहां पर आपको ये दो चीजें देखनी होती है, एक प्राइस और वीवैप। प्राइस के सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक हमेशा आपको बाय करना है, जो भी आपकी तीनों कंफर्मेशन बताएगी। गैप आपको जरूर देखना है, जो प्राइस और वी वैप है इनमें गैप कितना है। अब प्राइस और वी वैप में अगर गैप ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, यानी कि अवॉइड करना है। प्राइस और वी वैप में गैप कम है, इट मीन्स आपके लिए एक परफेक्ट एंट्री टाइम है, तो वहां पर आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। जब गैप ज्यादा हो तो अवॉइड करें बीइंग ऑप्शन बायर, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री प्लान करेंगे। बट हालांकि आज डेटा इसमें नहीं है, तो वो मैं आपको अभी प्रॉपर क्लियरली विजिबल करके नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। इसके अलावा किसी का कोई डाउट, अगर किसी को कोई स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई हो अभी तक, जो हमने डिस्कशन करा कि ऑप्शन की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्या उसकी टाइम वैल्यू है, सारी चीज़ें, या उसके अलावा कैसे आप एक इंडेक्स एनालिसिस के लिए वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है, इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। 1 मिनट्स के लिए पॉज कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज मूव करेंगे फाइनल टॉपिक पर, जो रहेगा स्टॉक एनालिसिस। हाँ बिल्कुल अजीत जी, तो मैं 1 मिनट के लिए जस्ट स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ। मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखा देता हूँ किस तरीके से एंट्री प्लान करनी है, या जस्ट सिंपलेस्ट वे ये है। मैं आपको एक वीडियो लिंक भी यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, उसमें जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी हम बात करते हैं, या कैसे वो हमने लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी डिस्कस की हुई है, ठीक है। जस्ट मैं वीडियो फ्लैश कर देता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगा आपके लिए। और फिर हम अभी एक हिस्टोरिकल डेटा ले लेंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि लास्ट सेशन जो हमने लिया था फ्राइडे का, उसी की मैं डिटेल वीडियो में इसमें दिखा देता हूँ आपको कि हमें वो क्या चीज़ें देखनी होती हैं। आई होप सो सबको ये जो स्क्रीन है ये विजिबल हो रही है। मैं इसका थोड़ा सा पिक्सल इंक्रीज कर देता हूँ।
और जो यूआरएल है, यूआरएल आप सभी देख सकते हैं, theautotrader.com। इसकी वॉइस को पॉज कर देते हैं। ठीक है, ये फ्राइडे का सेशन था फॉर एन एग्जांपल। जैसे कि इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो क्या ये अभी एक राइट एंट्री बनती है हमारी? बिल्कुल बनती है। अब कैसे बनती है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे देखिए, हमने तीन चीजों पे बात करी थी। सबसे पहला जो था कॉल और पुट का, हम डिफरेंस देखेंगे कि कम किस तरफ है। कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है। ठीक है, सबसे पहली चीज, कॉल में है कितना डेटा, 56 लाख। पुट में है 73,37,000। तो फर्स्ट कंफर्मेशन मेरी क्या होगी, कॉल साइड जाना है। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर 1.25 के अबव है, बिल्कुल है। थर्ड कंफर्मेशन ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल सेम डायरेक्शन में है, यानी कि बाय। अब यहाँ पे मैं ट्रिपल श्योर हो गया था कि भाई मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है। अब जिसके बाद मैंने बात करी थी कि जो प्राइस और वी वैप है। अब प्राइस और वी वैप का यहाँ पर क्या यूज है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज यहाँ पर प्राइस और वी वैप का है। क्योंकि देखो, प्राइस और वी वैप आपको क्या चीजें बताता है, प्राइस और वी वैप आपको सिंपली यही बताता है कि जो भी आपको एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करना है, उस कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाय करने से पहले वहां पर रिस्क कैसा है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये सिंपली इसी तरीके से पता चलेगा, जो प्राइस और वी वैप का गैप है, ये आपको बताता है कि भाई मार्केट में रिस्क कैसा है। अब इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जस्ट इसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, ये वो फोर्थ कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जिसमें हमने बैंक निफ्टी का भी मैं चार्ट वो डेटा दिखा रहा था, तो बैंक निफ्टी का अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। जिसमें हमने बात करी थी कि फ्रेश एंट्री के लिए 0 से 40 पॉइंट है, यानी कि अगर बैंक निफ्टी में 0 से 40 पॉइंट का गैप है प्राइस और वी वैप में, तो वो एक परफेक्ट एंट्री है, यानी कि वहां पे फ्रेश एंट्री है, रिस्क मिनिमाइज रहता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि प्राइस के नियर बाय बाय कर रहे हैं, सॉरी वी वैप के नियर बाय कर रहे हैं। तो जब वी वैप के नियर बाय बाय करते हो, तो वहां पर रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद लो रिस्क एंट्री में आता है 40 to 70 पॉइंट। मीडियम रिस्क में आता है 70 to 100। 120 पॉइंट से अबव क्या आता है, हाईली रिस्क। तो इस क्राइटेरिया को हम हमेशा अवॉइड करते हैं, ये जो फोर्थ क्राइटेरिया है, अबव 120 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जो विनिंग प्रोबेबिलिटी के चांसेस है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है तो विनिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में इतना बड़ा प्राइस भी वैप में गैप है, तो वहां पे क्या रहता है कि जो वॉलेटिलिटी है वो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि इसमें हमने बात भी करी थी। मे बी इसमें अगर मैंने चार्ट दिखाया है तो हम चार्ट पे बात करेंगे। ठीक है, ये रहा वो, जैसे कि हमने बात भी करी थी कि ये देखिए, जैसे कि ये वी वैप की वो लाइन थी। ठीक है, अब साथ ही में ये कैंडल है, क्योंकि ये देखिए वी वैप यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वो लाइन थी। अब जब वी वैप के पास है मार्केट, तो आप देखेंगे कैसे छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिले। जब वी वैप से फार जाती है, तो ये कैंडल्स आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, फिर अगेन वी वैप के पास आई तो बड़ी कैंडल से छोटी हो गई। तो मीन्स यहाँ पे क्या रहता है, जब वी वैप से दूर जाती है मार्केट, तो उस टाइम पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। तो इस सिनेरियो में क्या रहता है, जो रिस्क है, रिस्क बढ़ जाता है। अब जब रिस्क बढ़ जाता है तो क्या होता है, विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर आपको जो लॉस है, लॉस स्टॉप लॉस बड़े रखने पड़ते हैं। अब स्टॉप लॉस आप बड़े रखोगे तो फिर तो आप कभी भी वो क्राइटेरिया मैट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे तो आप जो विनिंग प्रोबेबिलिटी, अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को कम कर दोगे, आपकी लूजिंग कॉजेस बढ़ जाएंगे। और विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होगी, लूजिंग कॉजेस बढ़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, लॉस में आ जाएंगे। तो इसलिए हमने ये क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि आप हमेशा वी वैप के नियर बाय बाय करें। और सेम एज इट इज हमारे नितिन मुरारका सर भी यही चीज़ बार बार बोलते हैं कि आप प्रॉपरली, अगर आप एक एंट्री प्लान कर रहे हैं, तो जितना हो सके वी वैप के नियर बाय बाय करें। ठीक है, तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर बात करी थी कि जब हमने ये चीज़ें देखी, अब इसके बाद क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा कि ये तीनों चीज़ें जब मैट हुई, तो मैंने देखा प्राइस और वी वैप में गैप क्या था। तो प्राइस और वी वैप में गैप है, प्राइस है 48,170 और वी वैप था 48,145। क्लियर? यानी कि अगर मैं गैप की बात करूँ तो गैप है जस्ट 25 पॉइंट का, यानी कि मैं पहली क्राइटेरिया में आता हूँ, लो रिस्क वाले क्राइटेरिया में। तो यहाँ पर मुझे क्या करना था, 48,170 के सबसे नियर बाई जो स्ट्राइक था 48,200 है या 48,100 है। तो मुझे एक कॉल ऑप्शन बाय करना था 48,100 का या 48,200 का। 100 का मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे जितना ज्यादा हो सके एट द मनी पे फोकस करना है। ठीक है, जो हमने बात करी थी सेशन के स्टार्टिंग में। अब ये तो हो गया, मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया।
अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हमने बात करी थी, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था। जैसे कि हमने सिंपली क्या किया था, जब 1:25 के डेटा के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि भाई मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, किसका 48,100 या 48,200 का, जिसमें हमने बात करी थी उस टाइम पे प्राइस था 48,170। देन मैंने क्या किया, 48,200 का कॉल ऑप्शन बाय किया। दोनों के बीच में गैप था 25 पॉइंट का, जो क्राइटेरिया आता है। लो रिस्क में आता हूँ तो मैंने क्या किया, लो रिस्क में जो क्राइटेरिया आ रहा था 0 से 40 पॉइंट, यानी कि मैंने 40 पॉइंट का अपना एसएल ले लिया। यानी कि जो गैप था पहले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 0 से 40 का, तो उस गैप को मैंने एसएल ले लिया 40 पॉइंट का। 40 पॉइंट का अगर मैं एसएल ले रहा हूँ, यानी कि उस टाइम पे वी वैप था कितना, 48,145, और मैंने बाय करा 48,170 पर 48,200 का कॉल ऑप्शन। तो 40 पॉइंट का गैप, यानी कि 48,000 -40, ये हो गया मेरा एसएल। अगर बैंक निफ्टी उस टाइम पर 48,130 आता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता, डेफिनेटली हिट होता। सेम इसी के अकॉर्डिंगली टारगेट, अब अगर मैं 48,170 पर एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो पहला टारगेट ऑब्वियसली उससे 40 पॉइंट अबव होगा। दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट 40 पॉइंट और अबव, यानी कि क्योंकि मैं 1:2 के रिस्क के रिवॉर्ड को फॉलो करूंगा। और जब मेरा ये पहला टारगेट हिट होगा, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करूंगा। जो मैं ये यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा था, जब मेरा ये चीजें मेट होगी, तो मेरा जो ये एसएल है, इसको मैं ट्रेल करके इस प्राइस पर लेके आऊंगा कि एटलीस्ट मैं लॉस में ना जाऊं। ठीक है, मैंने ट्रेल कर लिया अपना एसएल किस लिए, क्योंकि मेरा लॉस में नहीं जाना है। और ये मैं कब करूंगा, जब मुझे लगेगा कि ये पीसीआर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और साथ में यहाँ पे जो कॉल साइड का डेटा है वो घट रहा है, और पुट साइड का बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे क्राउड के अगेंस्ट काम करना है, जिस भी तरफ डेटा कम हो उस तरफ जाना है। तो ये सारे पैरामीटर्स होंगे जब मैं वेट करूंगा मेरे दूसरे टारगेट का। अदरवाइज मैं यहाँ पे बुक करूंगा एक लॉट, अगर मैं 2 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ तो एक लॉट तो बुक करूंगा, और दूसरे लॉट को ट्रेल करके यहाँ पर लेके जाऊंगा कि एटलीस्ट मैं ट्रेड जो क्लोज करूं, प्रॉफिट में ही करूं, लॉस में ना करूं। क्लियर। तो इस तरीके से वो पैरामीटर्स रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। आई होप सो अभी आपको एक क्लियर हो गया होगा जो हमने हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बात करी। ठीक है अजीत जी, और साथ ही में मैं इस वीडियो का लिंक डाल देता हूँ चैट में। ठीक है, तो वहां से आपको इजी रहेगा इसको फाइंड आउट करना। ठीक है, जहां से आप सिंपली क्लैरिफाई कर पाएंगे कि भाई कैसे आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूशन में कोई इशू ना आए। और इसमें आप जाके देखेंगे आपको रिसेंट टाइप के बहुत सारी वीडियोस है, जैसे कि ये 2 दिन पहले का सेशन, 3 दिन पहले, 11 दिन पहले, 13 दिन पहले, जो हमारे कंटिन्यूसली सेशंस होते हैं वो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। होप सो चैट बॉक्स में सभी को लिंक मिल गया होगा।